बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 यूनिट 5.1 की रीडिंग आज हमें शुरू करनी है और आज हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल्स। और जैसे कि आप सबको यकीनन मालूम होगा कि आजकल अब इस रेन और ये जो फ्लडिंग वगैरह हुई है उस सब के बाद जगह जगह बहुत अरसे तक पानी खड़ा रहा। कराची शहर में तो खैर अब नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो इंटीरियर वगैरह में सिर्फ में जगह जगह अभी भी पानी भरा मौजूद है, फ्लडिंग वहाँ पे भी है। तो पानी जब खड़ा होता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर मच्छर जो है वो पैदा होते हैं। तो आजकल हमारे शहर में बहुत बुरी तरह डेंगू जो है वो फैला हुआ है। डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। तो हमारा जो लेसन है आज वो इसी से रिलेटेड है, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के मुतालिक ही हमारा आज का लेसन है, जिसमें हम उनकी कॉजेज़ और उनके सिम्टम्स पढ़ेंगे और उनसे हम किस तरह बच सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय मॉस्किटोज़। सेहत के मसाइल मच्छरों की वजह से। मलेरिया, डेंगू and chikungunya, all three diseases are spread by mosquitoes. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों बीमारियां ही मच्छरों से फैलती हैं। इनकी अलामात इतनी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती हैं कि बग़ैर लैब टेस्ट के इनको जानना मुश्किल है कि बीमारी कौन सी है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ इज़ फॉर इट टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड। लेकिन बहरहाल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में बीमारी कौन सी है ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences and the prevention of these diseases. आइए समझने की कोशिश करते हैं इसकी वजूहात, इसकी निशानियाँ, इसकी अलामात, इसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस और किस तरह इन बीमारियों से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले है मलेरिया। Malaria की causes. Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite, often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है जो कि ज़्यादातर किसी इन्फेक्टेड मच्छर के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। और जब कोई मच्छर जब इंसान को काटता है तो ज़ाहिर है वो ब्लड सक करता है। तो ज़ाहिर है कि उसका जो सलाइवा है वो उस सलाइवा के ज़रिए ये जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजेक्ट हो जाता है। और जब ये प्लाज्मोडियम बॉडी में आता है तो ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है। The parasite infects the red blood cells until they burst. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. अच्छा जनाब, तो ये जो पैरासाइट जो है ये रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होता है और वहाँ पे जाके ये अपनी कॉलोनी फॉर्म करता है, अपने जैसे डुप्लीकेट बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है बहुत सारे अपने जैसे। जब ये बना लेता है तो फाइनली जो रेड ब्लड सेल जिसके अंदर ये दाखिल हुआ होता है वो बर्स्ट हो जाता है, वो तबाह हो जाता है और ये जो प्लाज्मोडियम थे वो निकल जाते हैं। बाकी सारे जो नए बने हुए प्लाज्मोडियम होते हैं वो दूसरे रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करने के लिए ब्लड में शामिल हो जाते हैं और जितने भी रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनको मतलब पहुंच सकते हैं जिन तक वो उनमें पहुंच के, और फिर हर प्लाज्मोडियम यही काम करता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जाके वो वहाँ पे जो है अपनी कॉलोनी बनाता है रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कर करके, और फाइनली क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। तो
दिस कैन लीड टू सीवियर लिवर इन्फेक्शन, और इसकी वजह से लिवर इन्फेक्शन, शदीद किस्म का लिवर इन्फेक्शन हो सकता है। यानी अगर इस बीमारी का, हम किसी भी बीमारी का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे ना करें तो ज़ाहिर है कि उसका कोई ना कोई ख़तरनाक रिजल्ट तो निकलता ही है। Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily. कभी कभी क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये जो है अ, आम रेड ब्लड सेल की निस्बत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, चिपकने वाले हो जाते हैं, और ये आराम से क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं। यानी खून जो है वो जमने लगता है, आपस में क्लॉट बनाने लगता है, which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria. और ज़ाहिर है जब ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं ब्लड के अंदर तो ज़ाहिर है ब्लड के फ्लो को वो रोकने लगते हैं, जिसके नतीजे में अगर ब्लड तक जो है ब्रेन तक अगर ब्लड पहुंचना जो है वो रुक जाए या मुतासर हो जाए तो सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स। मलेरिया इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर। The temperature may reach as high as 40 degrees Celsius, that is 104 degrees Fahrenheit. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction, and disorientation. अच्छा जनाब, तो मलेरिया के अलामात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तो हाई फीवर है, और टेम्परेचर यानी 104 डिग्री तक का बुखार इंसान को हो सकता है। और साथ में इसके साथ जो होता है, जो सबसे कॉमन जो मलेरिया की पहचान मानी जाती है, चिल्स, यानी सर्दी लगना। इंसान को जो है भले से गर्मी है या सर्दी का मौसम है, इट डजेंट मैटर, मलेरिया में जो है फ़ीवर के साथ साथ पेशेंट को शदीद सर्दी भी लगती है, साथ में जो है वो शदीद पसीने भी आ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसफंक्शन और डिसोरिएंटेशन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जी जनाब, तो हम सेकंड पे आ जाते हैं, डेंगू। डेंगू की कॉजेज़। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। डेंगू की 4 अक़साम हैं, डेंगू वायरस की 4 अक़साम हैं। अच्छा जनाब, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि जो वायरस होता है ये यूनिसेलुलर भी नहीं होता, ये सिंगल सेल भी नहीं होता। वायरस जो होता है, इनफैक्ट आप यूँ समझ लें कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री होता है इसका, इवन कि सेल भी नहीं होता, ये सिंपली एक प्रोटीन कोर होता है और इसके अंदर इसका डीएनए होता है। तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता कहीं भी, किसी किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस पे ये नहीं रह सकता, हमेशा इसको एक होस्ट चाहिए होता है। कोई भी वायरस जो है वो होस्ट के बाहर नहीं रह सकता, होस्ट के पास जो है वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, फिर वहाँ पे वो अपने डुप्लीकेट्स बनाता है और अपने जैसे जो है वो बहुत सारे और बना लेता है। जी जनाब, तो आ जाते हैं लेसन पे। एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्प्रेड्स द वायरस थ्रू इट्स स्लाइवा व्हेन इट बाइट्स। और ज़ाहिर है कि इसका तरीका भी वही है कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी को काटता है तो उसके स्लाइवा से ये जो है वो इंसान के ब्लड में शामिल हो जाता है। डेंगू कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। डेंगू जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लग सकता है, और वो किस तरह लगता है, यानी इंसान के जो है वो स्लाइवा वगैरह से या झूठा खाने पीने से नहीं लगता। वो किस तरह लगता है? फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्टेड ब्लड यूज इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज डेंगू। यानी अगर किसी शख्स को डेंगू है और वो ब्लड डोनेट कर रहा है किसी दूसरे इंसान को, तो जाहिर है कि उस सूरत में ज़ाहिर वो तो पूरा ब्लड ही जा रहा है ना, तो उस सूरत में भी जिसने ब्लड रिसीव किया है ऑब्वियसली वो भी 100% डेंगू का उसको हो जाना है। It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. अच्छा जनाब, तो ये ऑर्गन डोनेशन के ज़रिए भी हो सकता है और न्यू बॉर्न बेबी को अपनी मदर से भी हो सकता है। Once the virus enters the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. अच्छा जनाब, तो मलेरिया का जो था जर्म यानी कि जो प्लाज्मोडियम था वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स को, जबकि जो डेंगू है
उसमें जो वो अटैक करता है वो करता है वाइट ब्लड सेल्स को। और वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि पूरी बॉडी के अंदर कितना ही कोई छोटा सा पार्टिकल एंटर हो, इवन कि कोई वायरस भी अगर एंटर होता है तो ये जो है अल्लाह पाक ने इसको वाइट ब्लड सेल्स को ये क्वालिटी दी है कि वो किसी भी अननोन जो भी उनकी बॉडी का जो जो चीज़ नहीं है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके और उससे फाइट करते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये ह्यूमन आप कह लें कि इसको ह्यूमन बॉडी की आर्मी होते हैं, जिनका काम ह्यूमन बॉडी को जो है वो बीमारियों से महफूज रखना है। किसी भी किस्म का कितना ही नन्हा कोई पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर होता है अननोन पार्टिकल, तो वाइट ब्लड सेल्स फ़ौरन इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं और फ़ौरन उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके और उससे फाइट करते हैं। नतीजे में वो भी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी मुतासर होते हैं, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनका काम ये होता है कि जो आने वाला जो भी है उसको वो या तो मार देते हैं या फिर इतना वीक, इतना डैमेज कर देते हैं कि वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इम्यून सिस्टम कहते हैं इंसान का दिफाई निज़ाम, इंसान की बॉडी का अंदर दिफाई निज़ाम जो इंसान को बीमारियों से महफूज रखता है। The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies. अच्छा जनाब, काम इसका भी वही है, ये रेड के बजाय वाइट पे अटैक कर रहा है और वहाँ पे भी इसने यही करना है, इसने भी यही करना है वायरस ने कि अपने आप के जैसे जो है वो रेप्लिकास इसने बनाने हैं और ज़ाहिर है रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही बनाए जाएंगे और बनते बनते फाइनल ये होगा कि वो जो वाइट ब्लड सेल है जिसको इसने अपना होस्ट बनाया था वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा और उसके साथ क्या होगा, वो पूरी बॉडी में फिर फैल जाएगा। द डेथ ऑफ द वाइट ब्लड सेल रिजल्ट्स इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द सेल्स। और जब वाइट ब्लड सेल मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके ख़त्म होने से, उसके डैमेज होने से वो जो सेल के फ्लूइड्स हैं वो भी जो है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं, leading to low protein fluid in the lungs and in the stomach area, low blood pressure, shock and eventually death। और क्या होता है, क्या होता है इसमें, जब वो सेल के जो फ्लूइड्स हैं जब वो लीक होते हैं तो उसके साथ साथ जो इंसान की बॉडी की जो प्रोटीन है वो प्रोटीन लेवल लो हो जाता है, लंग्स में जो है फ्लूइड या पानी जमा हो जाता है, स्टमक के एरिया में भी जो है फ्लूइड जमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और शॉक और इवेंचुअली डेथ और आखिरकार इंसान की मौत वाक़ा हो सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स। हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन। इसकी भी ज़ाहिर है सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी यही है कि बहुत शदीद बुखार होता है और इसमें बुखार के साथ साथ जिस्म में शदीद दर्द भी होता है। पेन बिहाइंड द आइज़ एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज़ ऑल्सो कॉमन। आँखों के पीछे दर्द होना और यूरिन आउटपुट का कम हो जाना भी जो है वो एक आम तौर पे देखा जाता है। अच्छा, मलेरिया में जो है वो यूरिनेशन जो फ्रीक्वेंट हो जाती है यानी ज़्यादा आता है। डेंगी रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेज विद ब्राइट लाइट। और अगर आँखों का दर्द जो है वो डेंगी की वजह से है तो वो ब्राइट लाइट से नॉर्मली और बढ़ जाता है। Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache। अच्छा जनाब, पेशेंट जो है वो इसके साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ और शदीद हेड एक भी फील कर सकता है। As the fever decreases, skin rashes may start to appear। और बुखार उतरने पे क्या होता है कि बॉडी पे जो है वो रैशेस यानी रेड कलर के निशान अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। Another symptom is excessive bleeding as the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the body. When the capillaries burst, blood escapes from the bloodstream। अच्छा जनाब, इसके अलावा भी एक और भी क्या क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग जो है वो भी बढ़ जाती है इंसान की बॉडी से, कहीं से नाक से, कान से, कहीं से भी जो वो खून आना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह क्या होती है
कि ये जो है ब्लड जो वायरस है ये ब्लड कैपिलरीज जो कि हमारी बॉडी का फाइनेस्ट जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको भी अटैक करता है, जिसके नतीजे में ब्लड जो कैपिलरीज है वो बर्स्ट हो जाती हैं और ब्लड ऑब्वियसली उस अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें से बाहर निकलने लगता है, यानी जो इनक्लोज पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें लीकेज पैदा हो जाता है। In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. अच्छा जनाब, शदीद जब बीमारी अगर किसी को है तो उसमें जो है वो ब्लीडिंग नाक से या फिर मसूड़ों से खून आना कॉमन है। ब्लड की जो है वो कमी से जो है वो जब ज़्यादा खून बहने लगता है ज़्यादा अगर तो जब खून कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है और आखिरकार नतीजतन इंटरनल ब्लीडिंग और फिर मौत वाक़ा हो जाती है। अच्छा जनाब, बाकी का इंशाल्लाह चिकनगुनिया है और उसके बाद प्रिवेंशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफिज़।